चलो हेडिंग डालो। अभी तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक यही चल रहा था ना, एरोमेटिसिटी चल रही थी, कुछ एग्जाम्पल आपको करा दिए थे। और ये कंपाउंड बताया था क्या होता है, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होता है ना। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। तो वो क्या करते हैं स्टेबल होने के लिए, अगर मान लिया उनको कोई ऐसा एटम मिल गया जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ले लेंगे, और क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। पढ़ लिया था हमने, ये एरोमेटिक बन जाएगा। अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है जो दे सकता है, जो ले सकता है तो दे देगा ये एरोमेटिक होने के लिए। कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डाइमराइजेशन हो जाएगा, है ना, डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी। अब इसमें पूछ लिया कि कौन सा इजिली, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग इजिली डाइमराइज, कौन सा आसानी से डाइमराइज हो जाएगा। सर ट्राइमराइज कर दिया आपने, ट्राइमराइज नहीं किया बेटा, डाइमराइज ही किया है मैंने। इसको मैं दिखा देता हूँ तेजस को, उसको ट्राइमराइज लग रहा है। देख ये दोनों है ना, ये आपस में मिलेंगे, है ना, ये आपस में मिलेंगे, बॉन्ड टू डाई, रेडिकल 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 रेडिकल, इनमें बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, डाइमराइज। डाइमराइज मतलब दो मिलके एक बन रहा है, पर रिंग तीन हो जा रही है। ठीक है, रिंग तीन हो जा रही है, ऐसा लग रहा है ऐसे तीन मॉलिक्यूल मिले हैं। ठीक है भाई तेजस, चलो इन्हीं तो नोट कर लिया था आपने पहले ना, बढ़िया गया। अच्छा मैंने क्या बोला, कौन सा कंपाउंड आसानी से डाइमराइज होगा, है ना। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। पहला, बातें नहीं, दूसरा, तीसरा, बताओ इसमें कौन सा आसानी से डाइमराइज हो जाएगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्यों? सही बोला आंसर, रीजन जो समझ में आया बताओ ना। पहला एंटी है, सारी एंटी है, एंटी एरोमेटिक तो सारी हैं, सबकी स्टेबिलिटी कम है, पर ये आसानी से डाइमराइज होगा क्योंकि हिंड्रेंस कम होगी, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये ग्रुप आपस में क्या करेंगे, हिंडर्ड करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल के, यहाँ और बड़े हो गए, तो जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ डाइमराइजेशन कम होता जाएगा। लिख लो जरा, है तो सारे ही एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक की कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, लेकिन हक्कल रूल फॉलो ना करे, है ना, हक्कल रूल फॉलो ना करे। चलो एप्लीकेशन पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी की, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, हो गए काफ़ी एग्जाम्पल हो गए इसके, एप्लीकेशन जो सिलेबस में हो गए। एप्लीकेशन, देखो जैसे आपको बताना है कौन सी रिएक्शन आसानी से होगी। ठीक है, ये है आई और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं AgNO3 से, एक्वस AgNO3। आराम से सोच समझ के जवाब देना। देखो पहली बात तो सुनो, अगर एक्वस AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो AgI निकलेगा। अभी बताओ कार्बन और आयोडीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, C पर प्लस I पर माइनस, I माइनस Ag प्लस के साथ मिलेगा तो क्या होगा, Ag प्रेसिपिटेट होगा। देखो ध्यान रखना, जैसे ये है RX है, अगर आप एक्वस AgNO3 से रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, AgX प्रेसिपिटेट आउट होता है, पर X तो तभी निकलेगा ना जब ये ज़्यादा, ये माइनस ये प्लस, यहाँ प्लस जो आए वो ज़्यादा स्टेबल आए, है ना, तब आसानी से निकल जाएगा। कोई भी बॉन्ड तोड़ना है आपको तो बॉन्ड जो आसानी से टूटेगा, और आसानी से कैसे टूटेगा, टूटने के बाद जो भी आयन बन रहे हैं वो स्टेबल हो। तो एक्वस AgNO3 क्या करेगा, AgX से मिलके प्रेसिपिटेट हो जाएगा,
सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। अब ध्यान रखना, जैसे AgF है, AgCl है, AgBr है और AgI। ध्यान से सुनो, आगे बीच में इसका यूज होगा AgI, ठीक है, AgI। इसका कलर होता है येलो, डार्क येलो, इसका येलो कलर होता है, ये दोनों क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि किस केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, क्या AgCl का, या AgI प्रेसिपिटेट होगा क्या, येलो प्रेसिपिटेट आएगा क्या। तो आएगा तो तभी जब I निकलेगा या Br निकलेगा या Cl निकलेगा, ठीक है। अब हमने शुरू से ये तो सीख लिया, कि जो ये होता है आपका हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन कैसे टूटेगा, तो सीख लिया हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव, सीखा है ना हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। और ये भी बताया था कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन किसी रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। अगर आप गर्म करोगे इसको HNU की प्रेजेंस में या रेडिकल में तो क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। लेकिन कोई पोलर रिएजेंट है, H+ है, OH- आयन है, एक्वस AgNO3 है, वाटर है, तो उनकी प्रेजेंस में क्या होना है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। पता है ना, टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन दो तरह के होते हैं, हेटेरोलिटिक और होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, ठीक है। अब R तो कोई भी अल्काइल ग्रुप है, हाँ यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। अब आप बताओ इसमें क्या होगा, ये भी कराया नहीं कराया आपको, एप्लीकेशन नहीं कराई ना अभी, चलो बताओ। अब इसमें AgI प्रेसिपिटेट होगा, किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ये बताना है आपको, पहला। दूसरा, यह AgBr प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा, एक्वस AgNO3। तीसरा, चलो बताओ, सोच समझ के जवाब दो। हाँ भाई ऑनलाइन वाले बताओ जल्दी। सर 5, 6 में नहीं, आराम से सोच देखो, जो ये लगे हो ना ICl-Br, इनको हटा के पॉजिटिव चार्ज लगाओगे ना, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो किस में एरोमेटिक बन रहा है, किस में एंटी एरोमेटिक, किस में स्टेबल बन रहा है, किस में नहीं बन रहा है, देखना पड़ेगा तुम्हें। एंटी एरोमेटिक बन रहा होगा तब तो हटेगा ही नहीं, ठीक है। सोचो जल्दी, हो गया, आया ना समझ में, देखो किसको नहीं आया देखो ध्यान से, आ गया समझ में, है ना। बॉन्ड हेटेरोलिटिक टूटेगा पर इसमें टूटेगा ही नहीं, ये तो मालूम चल गया, I पे माइनस इस पे प्लस आएगा टूटेगा तो, लेकिन टूटेगा ही नहीं क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनना ही नहीं चाहेगा भाई। अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। तो इसमें AgNO3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो AgI प्रेसिपिटेट होगा या नहीं होगा, तो क्या बोलोगे, नहीं होगा, I- आयन निकलेगा ही नहीं। येलो प्रेसिपिटेट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। आगे बात समझ में क्यों नहीं होगा, रीजन क्या दोगे, एंटी एरोमेटिक बन रहा है, अगर टूटेगा तो वो बनेगा ही नहीं भाई। इसमें बताओ, होगा, इसमें तो होगा, क्योंकि क्या बन गया ये, एरोमेटिक प्लस AgI प्रेसिपिटेट होगा और दौड़ के होगा, AgI प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है ये, एरोमेटिक, और एरोमेटिक होते हैं स्टेबल, ठीक है। सेकंड में AgBr, सॉरी, AgBr का प्रेसिपिटेट बनेगा, इस वाले में, नीचे वाले में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि Br हटेगा तो पॉजिटिव आएगा। देखो ये 7 कार्बन का कार्बोकेटायन है, साइक्लिक रिंग है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, ट्रोपाइलियम, ये जो बनेगा ना, ये एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक। इसमें भी AgBr क्या होगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, समझ में आएगा क्यों, इसका नाम होता है ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटायन। अब बताओ फोर्थ में, देखो बेटा फोर्थ में Cl का लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है क्या, यार ऐसी बात ना करो यार, ये पाप ना करो आप, जा रहा है ना। इतना बताया मैंने कि भैया लोन पेयर सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, जा रहा है रेजोनेंस में, लोन पेयर सिंगल डबल। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा नहीं आएगा इसमें, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। Cl का लोन पेयर किस में चला गया, रेजोनेंस में, लिखो इसके आगे, Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा
जिससे CCl के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्ड होगा, इसलिए बॉन्ड नहीं टूटेगा। अरे लिखो, किसी भी लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, दैट्स वाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर विल इंड्यूसेस इन CCl बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। लिख लो फिलहाल, कभी तो समझ में आएगा। अपना लिखो, उसका देख के नहीं। फिर दोबारा बोलना। किस लैंग्वेज में बोलूं बता, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी? हिंदी बोलूं। Cl का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। लोन पेयर सिंगल डबल कितना लिख लिया। इसके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो Cl नहीं निकलेगा, तो AgCl प्रेसिपिटेट नहीं होगा। हो गया? यस सर। पर सर हेलोजन का तो -I इफेक्ट इज ग्रेटर देन +M इफेक्ट, आर्यन, तो उससे क्या हो गया, उससे इसमें क्या फर्क पड़ गया? अगर D हट जाए तो Cl हट जाए तो प्लस चार्ज से भी तो स्टेबल ही रहेगा, नहीं स्टेबल रहेगा। देखो तेजस कह रहा है कि अगर Cl हटा दोगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा, पहली बात तो हटेगा नहीं, चल जबरदस्ती हटा दिया हमने, तो प्लस कहां पर आ गया, डबल बॉन्डेड कार्बन पर। क्या ये प्लस रेजोनेंस में जाएगा? नहीं जाएगा, प्लस रेजोनेंस में नहीं जाएगा। डबल बॉन्ड तो जाएगा, प्लस रेजोनेंस में नहीं जाएगा, है ना। और ऊपर से डबल बॉन्डेड कार्बन पर है प्लस चार्ज। आप देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या लग रही है हमें, sp। देखो देखो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या लग रही है। क्या sp रिंग में हो सकती है? ये sp तो एंगल क्या होना चाहिए, 180 पर। ये ऐसे है, ये तो बहुत अनस्टेबल होगा, ये तो बनेगा ही नहीं, बहुत अनस्टेबल होगा, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं बनेगा। यस, आ गया समझ में? चलो तो नो, अब बताओ ये देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन है बेटा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। 5 मेंबर रिंग है, लिखा है पहले हमने कहीं, 1 2 नहीं लिखा तो लिख लेना। ये ब्रिज हेड कार्बन होता है, ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, मतलब ब्रिज हेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। अप टू 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग, देखो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही है, तो 4 या 5 मेंबर्ड रिंग होगी। देखो हाँ, 6 मेंबर्ड रिंग होती है तो 120 एंगल हो जाता है, लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग या 4 मेंबर्ड रिंग में एंगल 120 नहीं आ सकता। sp2 कार्बन होगा रिंग में तो 120 आना चाहिए, लेकिन 5 या 4 या 3 मेंबर्ड रिंग में sp2 कार्बन नहीं होगा ब्रिजेट कार्बन पर, ठीक है, ब्रिजेट कार्बन पर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो sp3 होना, sp3 है ना, तो एंगल 109 का होना चाहिए, है ना। तो sp2 नहीं होगा, क्योंकि एंगल क्या हो जाएगा, sp2 सॉरी एंगल क्या होगा, 120 120 आएगा तो क्या आएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? समझ में आई इतनी बात? तो लिखो जरा, ब्रिजेट कार्बन पर अप टू 5 मेंबर्ड रिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। अगर भाई Br निकल गया तो क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। हटा दो नीचे वाला, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, आई निकल जाएगा, प्लस आएगा, प्लस चार रेजोनेंस में जा रहा है, एरोमेटिक तो नहीं है पर रेजोनेंस तो हो रहा है। अगर ये बन गया, हाँ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, अगर ये बन गया तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अरे बताओ, नॉन एरोमेटिक है भाई। एरोमेटिक के लिए कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक के लिए भी कंजुगेशन कंप्लीट होना चाहिए, कंजुगेशन कंप्लीट नहीं है पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, तो इसमें AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसमें होगा Br प्रेसिपिटेट। अरे पहले देख लो, नो बोलने से पहले देख लो पूरे ध्यान से, Br को हटा के देखो, देखो Br हटेगा तो क्या बनेगा, ये CH2 प्लस, और ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा रेजोनेंस में। इसको बोलते हैं बेंजाइल कार्बोकेटायन, मैं लिखवा दूंगा सारे, अभी जरूरत नहीं है। तो ये
प्रेसिपिटेट होगा इसके अंदर। हो सकता है कम समझ में आया हो, लेकिन ये आगे 2-3 चैप्टर में और आगे आएगा, है ना। पर नोट कर लो, क्लियर। लास्ट में बी आर हटेगा बेटा यहाँ से, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रहा है। देख, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस में जा रहा, तो ज़्यादा स्टेबल है, बन जाएगा आसानी से। ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, आपको बताना है कि किस केस में H+ से रिएक्ट करने के बाद वाटर निकलेगा। पहले तो समझो क्या होता है। जैसे ये ROH है और हम इसकी रिएक्शन H+ से करा दें, ये भी एप्लीकेशन में आएगा। H+ से करा दें तो H+ कहाँ जाके लगेगा भाई? H+ इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है? इलेक्ट्रोफाइल है, और एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, लोन पेयर ले सकता है ना। और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल, और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। तो H+ कहाँ जाकर अटैक करेगा? OH पे क्यों करेगा? वो पे लोन पेयर है, तो इसके लोन पेयर लेगा, क्या बनेगा? ये बन जाएगा। अब क्या होगा? कुछ होगा? अरे पानी निकलेगा भाई। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन तो पहले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींच लेगा, इससे खींच लेगा, तो क्या बनेगा? R++ क्या बन गया? H2O। लेकिन भाई H2 तो तभी निकल पाएगा जब R+ क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर R+ एरोमेटिक बन रहा होगा तो तुरंत पानी निकाल देगा, ले जा भाई पानी, है ना। H+ तुरंत चिपकेगा, तुरंत पानी निकलेगा। लेकिन अगर ये R+ स्टेबल नहीं होगा तो फिर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, वापस H+ चला जाएगा, H2O नहीं निकलेगा। ठीक है, बस आपको देखना है कि H2O निकलने के बाद कौन एरोमेटिक बन रहा है, कौन नॉन एरोमेटिक बन रहा है। निकल जाता है बेटा, एंटी में नहीं निकलेगा। एंटी बहुत अनस्टेबल है, वो तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है ना भाई, इतना ध्यान रखना है। सो लिख लिए। तो जब वाटर निकलेगा तो R+ आएगा, R+ तभी आएगा जब स्टेबल बनेगा। ठीक है ना, चलो चेक करते हैं आगे। देखो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, किस केस में वाटर निकलेगा। तो लिख लो फिर क्वेश्चन, ये इंग्लिश में लिख लेना। लिख लिया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस या कंपाउंड डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकलना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिहाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। लिख लिया? एसिड की प्रेजेंस में किस में डिहाइड्रेशन होगा, है ना। अब चलो पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, यही OH करके देखना है ना। वाटर को चिपकाना, पानी निकालना, पानी निकाल के कार्बोकेटायन बनाना, जो केटायन बनेगा उसको बनाना, फिर देखना है स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड थर्ड। ठीक है, चलो बताओ। चलो भाई लिख लिया? कुछ तो इसी में दुख आएंगे कि एरोमेटिक क्यों बन रहा है, ये नॉन एरोमेटिक क्यों बन रहा है, इसी में दुखी हो जाएंगे। H+ आयन चिपकेगा यहाँ पर और H2O निकलेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो भाई पॉजिटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H+ आयन चिपक गया और ज्यादा आ गया, तो इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। ये कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक? अरे बताओ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो भाई इसमें से वाटर आसानी से निकलेगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। और क्यों आएगा? एरोमेटिक बन गया, तुरंत पानी निकल जाएगा। इसमें बताओ, इसमें पानी नहीं निकलेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक बनेगा, जिसको नहीं बनाओगे, जो बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम है। ठीक है, बीच में देखो IIT एडवांस में क्या करता है कि वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मेडिकल में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं जरूर, पहले एम्स में ज्यादातर आ जाते थे इनडायरेक्ट, और JEE मेंस में डायरेक्ट ही एरोमेटिक कौन सा है, एंटी एरोमेटिक कौन सा है। ठीक है, आगे कंडीशन समझ में। अब ये बताओ, होगा H+ चिपकेगा तो पानी निकलेगा? निकलेगा, क्योंकि एरोमेटिक बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन अभी नाम बताया है? ट्रोपाइलियम, है ना। एरोमेटिक होगा वो, वाटर एलिमिनेट होगा? होगा। ये बताओ, अरे होगा।
होगा। इसमें होगा? इसमें नहीं होगा। डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इसमें नहीं होगा, अभी भी कराया है। नीचे वाले में होगा। आ गया समझ में? चलो फिर आगे तो आगे करते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं और अलग अलग कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं। मैंने रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करा दिया था, कराया था नहीं कराया था? वो एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर हमने स्टेबिलिटी कंपेयर की थी और मैंने 4 रूल लिखवाए थे। कल पूछूंगा सारे, आज मैं कुछ नहीं पूछ रहा। 4 रूल लिखवाए थे ना। अब हम अलग अलग स्टेबिलिटी देखेंगे, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड की स्टेबिलिटी, जैसे पहला फर्स्ट, फिर रूल लिखेंगे। पहला आप बताओगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस A पार्ट, B पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, और C पार्ट CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। आराम से देखो पहले, तब जवाब दो, जल्दीबाजी नहीं। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? C। पहले तो देखो किसी में रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा C, फिर A, फिर B, CAB। C सबसे ज्यादा क्यों? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो ये अलग अलग कंपाउंड है ना। अब हम रेजोनेंस की या एरोमेटिक की एप्लीकेशन करेंगे आगे। रेजोनेंस और एरोमेटिक कैरेक्टर की एप्लीकेशन करनी है। इसमें रेजोनेंस हो रहा है पहले वाले में? पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, अरे कराए थे मैंने। इसमें हो रहा है क्या रेजोनेंस? इसमें हो रहा है क्या? इसमें रहा पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल। देखो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। पहले में भी रेजोनेंस है, तीसरे में भी है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में ज्यादा? पहले में या तीसरे में? तीसरे में है। कैसे मालूम चल गया है? बना के देख सकते हैं भाई। पॉजिटिव यहाँ आएगा, फिर पॉजिटिव यहाँ जाएगा। वो तो जब एक ही कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं तो उसमें जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अभी तो कंपाउंड अलग अलग है ना। तो देखोगे जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा, तो क्या हो गया बताओ? CAB। पर केमिस्ट्री है, इसमें हमेशा ही ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ज्यादा, है ना। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो लिख लो पहले, आपने बताया था स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा होती है। तो लिखो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है मतलब चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा हो रहा है ना। चार्ज ज्यादा फैल रहा है और पर एटम चार्ज क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पर एटम चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब आप देखो इसमें तो रेजोनेंस नहीं है तो चार्ज का डिस्पर्शन हो ही नहीं रहा है। कैसे पता चला रेजोनेंस नहीं है इसमें? कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। इतना तो समझ में आया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होते हैं? यहाँ पर रेजोनेंस है तो यहाँ भी जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर भी जाएगा। यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा है तो चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा होगा। अब एक ही +1 कई सारे एटम पे डिस्पर्स होगा तो पर एटम चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्पर्शन ऑफ चार्ज। पर हमेशा ऐसे नहीं होता है। चलो नोट कर लो जरा। कर लिया? साथ साथ करो जल्दी से। बढ़े आगे? सेकेंड, CH2 प्लस A पार्ट, B पार्ट,
CH2 प्लस C पार्ट CH2 प्लस। पहले देखो तब बोलना, जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखो किस में रेजोनेंस हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। डी भी ले लें, अरे डी भी ले लेते हैं, रुक जरूर डी भी ले लेते हैं। ए के बाद बी, बी के बाद नहीं ए सी, सॉरी, ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी, बिल्कुल सही है। तो ए सबसे ज्यादा इसलिए है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे भाई। ऐसे घूमेगा, पॉजिटिव कहाँ आएगा, थर्ड वाले पर, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा ऑर्थो पर, फिर पैरा पर, फिर ऑर्थो पर आएगा। ये पढ़ा था क्या हमने? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखे थे, ठीक है। और यहाँ पर बस यहाँ एक बार एक बन जाएगा, दूसरा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, और यहाँ तो हो ही नहीं रहा है रेजोनेंस, यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। अरे लेकिन मुझे करना था, अरे मुझे करना था, रेजोनेंस बढ़ाना था मुझे, मैं गलती कर गया। ये और ये, अब ठीक है। ए सी बी डी कॉन्जुगेट सिस्टम कहाँ था, डबल सिंगल सिंगल आगे थे, ठीक है। ए सी बी और डी, देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा तो चार्ज का डिस्पर्शन ज्यादा, उसके बाद फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल यहां तक जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर किसमें होगा, अच्छा बी में भी तो रेजोनेंस नहीं है, बी में रेजोनेंस नहीं है, तो इसे क्या कर दो, ऊपर कर दें इसे, करो अभी बताएंगे उसका भी, एक एक करके यहाँ करो इसे, ठीक है। तो ए सी बी और डी, देखो रेजोनेंस इसमें भी पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, इसमें भी हो रहा है, उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और इसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। आया समझ में? तो पहला वाला तुमने कैसे बता दिया भाई? चलो बस इतना रहने दो, ठीक है, हो गया। सही नहीं आएगा, बताऊंगा उसका भी। सही कर लो स्ट्रक्चर को, कर लिया सही, बढ़े आगे। देखो आगे, नेक्स्ट जैसे ये है CH3 CH2 O माइनस ए पार्ट, CH3 O माइनस बी पार्ट, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस बी पार्ट, और ये हो गया O माइनस सी पार्ट। इसमें आपको स्टेबिलिटी बतानी है। पहले तो देखो किस में रेजोनेंस हो रहा है, फिर किस में ज्यादा हो रहा है। चार्ज क्या आंसर हो जाएगा? सी बी ए, बिल्कुल सही है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भाई माइनस या प्लस, जितना डिस्पर्शन होगा चार्ज का स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। चार्ज का डिस्पर्शन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। देखो यहाँ पर माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इसमें तो माइनस बढ़ ही रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्लस आई है ना। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पर माइनस चार्ज सिंगल डबल, माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है ना, तो चार्ज का डिस्पर्शन हो गया। यहाँ माइनस चार्ज और ज्यादा जा रहा है रेजोनेंस में, तो डिस्पर्शन ज्यादा। चार्ज जितना ज्यादा फैलेगा, जितना ज्यादा डिस्पर्शन होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। पर एटम चार्ज कम हो जाता है। क्लियर है? चलो नोट कर लो। इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। चलो छोड़ो, जब बाद में आएगा तब देख लेना। फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से बनता है। एच हटा दो तो ऊपर माइनस आ जाएगा, फिनॉल से बनता है फिनॉक्साइड आयन। नेक्स्ट
चलो अब बताओ ए पार्ट। बी पार्ट। सी पार्ट। आराम से सोच समझ के बताओ। क्या दिया गलत? अब एक्सेप्शन कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। सी क्या है? एंटी एरोमेटिक है, ये तो बनेगा ही नहीं। ये नहीं कि जहां रेजोनेंस देखी वहीं शुरू हो गए, ये तो एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक, इसकी तो स्टेबिलिटी बहुत कम है। सबसे ज्यादा क्या होगा? ए के बाद बी के बाद डी के बाद सी। समझ में आया? सी क्यों? सी क्या है? एंटी एरोमेटिक। तो थोड़ा सा पुराना तो याद कर लिया करो। मैंने एंटी एरोमेटिक बताया, बहुत अनस्टेबल होते हैं, बनते ही नहीं है। एरोमेटिक ज्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तो लीस्ट होंगे। देखो रेजोनेंस भी देखनी पड़ेगी, एंटी तो बनेगा ही नहीं। पहले तो एरोमेटिक कैरेक्टर देखो किसमें एरोमेटिक है। एरोमेटिक तो किसी में नहीं है। ये भी नॉन एरोमेटिक है, बी भी नॉन एरोमेटिक है, डी भी नॉन एरोमेटिक है। पर भाई ए में क्या है? रेजोनेंस है। बी में थोड़ी कम रेजोनेंस है और डी में रेजोनेंस नहीं है। सी में रेजोनेंस तो है पर ये तो बनेगा ही नहीं। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक है। अब यही चीजें ध्यान रखनी होती हैं। सब लोगों ने तो सी देख लिया कि रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। हो गया? चलो आगे देखो। नीचे से ओपन है। चलो बताओ भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहले वाला ये है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा तो सी होगा, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, 12 बता रहा हूँ यार, एरोमेटिक ज्यादा होते हैं। ये अकल रूल को फॉलो करेगा। इसमें रेजोनेंस हो रहा है। देखो ये तो वैसे ये तो एरोमेटिक है पर पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है ना, कंजुगेशन मारा है। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? सी। सी के बाद क्या होगा? डी। डी के बाद क्या होगा? ए और बी में बताओ। डी भी स्टेबल है। देखो ए तो एरोमेटिक है भाई, पॉजिटिव चार्ज जो है ये कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। और आप जब भी सुनो ध्यान से, इसमें एक ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका? ये बनेगा, है ना। दोनों एक जैसे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? जब दूसरा बनेगा ये, देखो बी और ए में तो ए कम होगा। देखो ए एंटी एरोमेटिक नहीं है। एंटी एरोमेटिक तो तब होता जब क्या बनती? रिंग, है ना। तो इसमें तो रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं है। और बी में तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रहा। तो ए और बी में तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा है। अब सी और डी में सबसे ज्यादा सी है। अब क्यों सी है? देखो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। और पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक रेजोनेंस में जा रहा है दोनों में ही, और ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक नहीं, हाँ एरोमेटिक तो है, रेजोनेंस में भी जाएगा, जा रहा है रेजोनेंस में, ये आ गया, ठीक है। पर ये दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं है, ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको बोलते हैं आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मैं भी लिखवाऊंगा, रुक जाओ एक एग्जाम्पल अलग देके। अभी ऑर्डर लिख लो। सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सी के बाद डी के बाद ए के बाद। ए और बी में आया समझ में? ए और बी में समझ में क्यों आया?
ए में रेजोनेंस में जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बी में रेजोनेंस में पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा। ये sp कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल अभी बताया था यार आपको, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी ध्यान रहेगा। देखो अच्छा ये पूछ लेता कि ये ए है, ये मान लिया ई है, ए और ई में कौन ज्यादा स्टेबल है? कौन है? ए। ई कम स्टेबल क्यों है? चलो आगे देखो नेक्स्ट, ये फर्स्ट देखो HCO माइनस, ए पार्ट, बी पार्ट, O माइनस, ए और बी, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? हाँ बी। बी क्यों? रेजोनेंस, रेजोनेंस तो दोनों में ही हो रहा है। अरे भाई रेजोनेंस तो दोनों में ही है, HO माइनस डबल बॉन्ड O, इसमें भी है रेजोनेंस, उसमें भी है, और उसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बना लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे, यहां पर माइनस आएगा, इधर माइनस आ गया, इधर माइनस आ गया। कुछ तो घूमते रहते हैं, कहां से क्या माइनस आ रहा है, क्या करा रहे हैं पता ही नहीं चलता है। इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसमें क्या बन रहे हैं? दो ही बन रहे हैं। इसका नाम होता है फॉर्मेट आयन। इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे, काफी यूज होंगे। फॉर्मेट, और इसको बोलते हैं, अभी बताया था, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन, फॉर्मेट आयन, फिनॉक्साइड आयन। फॉर्मेट और फिनॉक्साइड में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा? बहुत सोच समझ के बताओ, फिनॉक्साइड है ना। क्या होगा? फिनॉक्साइड। और फॉर्मेट और फिनॉक्साइड में कौन? फिनॉक्साइड। क्यों? देखो यहां पर माइनस चार्ज कहां पर था? ऑक्सीजन। यहां कहां पर है? कार्बन। यहां कहां पर है? अब यहां पर कहां था? और यहां पर कहां पर है? ऑक्सीजन। आपने बहुत सोच समझ के बताया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फिनॉक्साइड आयन। पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है फॉर्मेट आयन। हाँ बिल्कुल सही है। इनमें दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज कहां पर है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। अब देखो मैंने पहले क्या लिखाया था, सबसे पहले कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ बात क्या हो गई है? गलत। लेकिन उसमें क्या था? हाँ मीना, अरे सुनो पूरी बात। मीना लेना तो याद है ही तुम्हें। उसमें क्या था? पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ही था पहले वाले में, जिसमें मैंने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखाया था। पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर ही था, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव दोनों ऑक्सीजन पर है, यहाँ निगेटिव ऑक्सीजन पर, फिर क्या आ गया? कार्बन पर आ गया। तो वो मीना लीना वाला जो रूल था वो इसके अंदर फेल हो रहा है। तो रेड, हाँ बिल्कुल सही बात। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर? आइडेंटिकल है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, दोनों एक जैसी तो है। उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है, तो लिख लो। मतलब ये रूल है, रूल है ये, ध्यान रखना। पहले ही देखना आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नेगेटिव चार्ज कहाँ हो? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। पूरी लिख लो कहानी। ये क्यों ज्यादा स्टेबल है तो दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन दोनों पर माइनस चार्ज किसमें है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ऑक्सीजन पर है। उसमें ऑक्सीजन पर है, फिर कहां पर है? कार्बन पर। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले वाले में दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों ही आइडेंटिकल हैं। केवीपीवाई का किस किसने नहीं भरा है? काफी लोगों ने नहीं भरा, कोई नहीं, चलो 12th में भर देना। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, ये आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है।
तो रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। रेजोनेंस में एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाती है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन रेजोनेंस। तो जितनी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। देखना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो इन दोनों में ध्यान रहेगा, फॉर्मेट में और फिनॉक्साइड में। फिनॉक्साइड में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तब भी कम स्टेबल है किससे? फॉर्मेट आयन से, ठीक है ना। आगे देखो ये सब दोबारा आना है, फिर हम जब एसिडिक कैरेक्टर पढ़ेंगे ना तो एच हटाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर स्टेबिलिटी देखेंगे। किस में एरोमेटिक बन रहा है तो उसमें एच हट जाएगा, उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये सब दोबारा आना है। लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग है, पर कई बार चीज़ें आनी है। चलो नेक्स्ट। तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चीज़ें समझ में आई? अच्छा ये बताओ, ए पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। बी पार्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा, बिल्कुल सही है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई। इधर भी रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी जाएगा। ये चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। नहीं, बॉन्ड ज़्यादा तो पहले वाले में फेल हो गया। फिनॉक्साइड और फॉर्मेट में बॉन्ड किस में ज़्यादा थे? फिनॉक्साइड में। पर स्टेबल कौन ज़्यादा है? क्यों ज़्यादा है? माइनस चार्ज ऑक्सीजन भी है दोनों में। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फॉर्मेट ज़्यादा क्यों स्टेबल है? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। चलो देखो, HCO माइनस ए पार्ट, बी पार्ट CO माइनस। अब बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? आराम से, पहले मत सोचो कि एक्सेप्शन होगा, जो तुमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताना है। कि पहले ही सोचो, पहले शक करने लगो एक किसमें कुछ होगा तो नहीं। क्या होगा? भावदीप कह रहा है ए होगा, बी होगा, डी होगा। अरे देखो, माइनस चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस तो जा रहा है इसमें भी, है ना। जब बनाओगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, इसमें यहाँ माइनस है, फिर क्या आएगा? यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। ए ग्रेटर देन बी। अब सुन तो लो, यहाँ देखो CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेंस कर रहा है CO, लेकिन यहाँ CO माइनस चार्ज सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है। जब माइनस चार्ज लगा रखा है तो हम माइनस चार्ज का डिस्पर्शन देखेंगे कि माइनस चार्ज का डिस्पर्शन ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ माइनस चार्ज देखो, ये CO पूरी तरह से माइनस चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा, किसी और के साथ नहीं है ना, है ना। पूरी तरह से ये ईमानदार है, ऑनेस्ट है इसके साथ, है ना। लेकिन ये क्या, इसके साथ भी रेजोनेट करने लगा तो इसको कम रेजोनेट कर पाएगा। अब ये पूछ लिया कि भाई किस केस में माइनस चार्ज ज्यादा अवेलेबल रहेगा ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन पर? इसमें, क्योंकि CO इसके साथ भी रेजोनेट करने लगा, इसके साथ भी कर रहा है ना। दोनों को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इसके भी रेजोनेंस कर रहा है, इसके साथ भी कर रहा है। तो इसके साथ O माइनस के साथ इसके रेजोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी कम हो गई। इस कंडीशन को बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। किस में है ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये क्रॉस कंजुगेशन में है। तो A और B में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? A ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, क्योंकि CO इसके साथ रेजोनेट करने लगा तो O माइनस का जो चार्ज है, माइनस चार्ज, उसका डिस्पर्शन कम होगा, एक ही ऑक्सीजन पे ज्यादा रह जाएगा। यहां पर पूरी तरह से दोनों में बराबर डिवाइड होगा। ठीक है, लिख लो जरा। यहां पर CO पूरी तरह से O माइनस के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे बराबर डिवाइड होगा। पर यहाँ माइनस चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर बराबर डिवाइड नहीं हो पाता, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो इसके साथ भी रेजोनेट करने लगता है तो माइनस चार्ज के साथ रेजोनेट करने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाती है। हम बोलते हैं कि CO किस में प्रेजेंट है? ये क्रॉस कंजुगेशन में प्रेजेंट है। A और B, इसमें स्टेबिलिटी बताओ।
आराम से देखो, रेजोनेंस करके देखो। सर एक ही एक ही क्यों? भाई यहां से यहां तक जा रहा है, यहां पर जा रहा है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, पर यहां भी किसी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर ऑक्सीजन माइनस चार्ज तो हो गई, लेकिन एक और एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर। एक तो ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये तो इसमें भी बनेगा भाई। माइनस पहले यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जो इसमें बन रहा है वो तो इसमें बन ही रहा है, पर इसमें एक और एक्स्ट्रा बन रहा है। तो माइनस चार्ज का डिस्पर्शन किसमें ज्यादा होगा? ए में, है ना। एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, यहाँ तक जा रही है। चलो कल कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल इसके एग्जाम्पल और करेंगे। आप लोगों को सारा पढ़ के आना है कल। यस सर।